नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि केतु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में मकर राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर राहु तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से अगर गिनेंगे घड़ी की विपरीत दिशा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आता है नवा भाव। नवा भाव या नवम भाव क्या बताता है? नवम भाव बात करता है हमारे भाग्य की, हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा, धार्मिक यश, धार्मिक इमेज, समाज में धार्मिक चीज़ों को मानने की प्रवृत्ति, नैतिकता, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। अगर नवम भाव में कोई पीड़ा होती है तो हमारी जो इमेज है धार्मिक, वो इफेक्टेड होती है। भाग्य का सही फायदा इंसान को नहीं मिल पाता है। तो अभी क्या है, यहाँ पर मकर राशि का केतु है। मकर राशि शनि की एग्रेसिव राशि मानी जाती है और मकर राशि आपको पता है कमांडर इन चीफ की फेवरेट राशि है वैसे। लेकिन यहाँ पर अभी बात आ रही है मटेरियल गेन की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मकर राशि की तो ये पृथ्वी तत्व राशि है और केतु बात करता है मटेरियल गेन के त्याग की, वस्तुओं को त्यागने की। देखिए, अगर तो शनि यहाँ पर आके केतु के साथ बैठ जाता है तो फिर केतु का जो अपना बाय डिफॉल्ट मोक्षा वाला एजेंडा है, इसको तो आप धीमा कर दीजिए। शनि लीड करेंगे फिर, क्योंकि केतु साफ साफ कहते हैं मैं अकेले जब हूं तो अपने एजेंडे को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जैसे ही हमारा डार्क साइड का लॉर्ड यानी शनि आ जाता है तो मैं सरेंडर कर देता हूं। फिर शनि जो कहेंगे मैं वो करूंगा। कितनी बड़ी भिन्नता देखी जाती है। राहु को शनि जैसा माना जाता है, केतु को मंगल के जैसा माना जाता है। लेकिन अगर केतु शनि के साथ बैठे हुए हैं तो फिर उनके मन में इस प्रकार की कोई विचारधारा, कोई सेपरेशन, कोई मंगल की भावना पूरी तरह त्याग देते हैं। क्लियर? ये लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल तो लगे रहते हैं, कर्म कर लगे रहते हैं। केतु क्या है? केतु की भावना ऐसी है, वो लिप्त नहीं होते हैं, वो ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो काम की लगन मंगल में है वैसी लगन नहीं है केतु में, क्योंकि इनका तो एजेंडा क्लियर है। अकेले केतु बैठे होते हैं कि भाई संसार तो एक भ्रम है, इसको त्याग कर फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मोक्षा। एक ऐसा तमस का मतलब तमस जिसकी प्रवृत्ति है वो कैसे मोक्ष का पुजारी बनता है, ये बड़ी सोचनीय बात है। कभी आप इसे विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई जब कोई व्यक्ति परमहंस अवस्था, या जिसको आप बोलते हैं कि भाई ये तो अवधूत हो गए हैं, उस अवधूत का रूप कई दफा बड़ा ज्यादा भयानक भी हो सकता है। क्लियर? इसमें ध्यान रखिएगा। आप अगर थोड़ा भागवत पुराण का, ये कई पुराणों में वर्णित कई अवधूतों का वर्णन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो अपने रूप का बिल्कुल भी विचार नहीं करते थे। और केतु भी ये जो तमस का रूप आ जाता है, कई बार किसी अवधूत का रूप बिल्कुल तमस की तरह हो सकता है। भाई एक तो होता है भाई नहाए धोए, बढ़िया पीला वस्त्र पहने और बाल कटे हुए, सधे हुए, इस प्रकार का सात्विक रूप कहीं ना कहीं बृहस्पति बता रहे हैं। लेकिन ईश्वर में रमा हुआ है, कई महीनों से बाल नहीं कटे, नाखून बढ़े हुए हैं, शरीर में मैल जमा हुआ है, दिखने में बीभत्स लग रहे हैं, और बातचीत करने पर पता लगा रही है तो ब्रह्म के जानकार, ब्रह्म ज्ञानी, वो अवधूत या वो परमहंस का स्वरूप दिखने में तमस के पुजारी की तरह दिखता है। क्योंकि एक साधारण कह सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति को, एक डाकू को, चोर को हम प्रायः इस प्रकार का रूप मानते हैं कि भाई वो तो एक तमस का रूप लिया, काला कपड़ा बांधे होगा, गंदे मटमैले कपड़े बांधे होगा, इस प्रकार से फिर रहा होगा। लेकिन यही स्वरूप जब हम ईश्वर के परम पर को छू जाते हैं, स्पर्श कर जाते हैं, तो वही स्वरूप उनके लिए भी कहा जाता है। तो केतु का वो फर्स्ट क्लास नेचर वहां दिखाई देता है। तो इसको जरूर अपने दिमाग में रखना है कि भाई यहां तमस का अर्थ मुख्य रूप से विचारों से तमस नहीं है,
वो अपने ना ज़्यादा लुक का, उससे संबंधित जो भी विषय है उसका सांसारिक विषय को लेकर वो उदासीन हो जाता है। तो बात करते हैं मटेरियल गेन का तो कोई संबंध है नहीं, तो इसीलिए इस व्यक्ति को इस विषय में थोड़ा सा कमज़ोर माना जा सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कब कमज़ोर माना जाएगा इस भाव में केतु, जब शनि का प्रभाव नहीं है यहाँ पर। क्लियर हो गया? केतु उस घर को लेकर, अब जैसे शनि बहुत मजबूत अवस्था में है, शनि एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाते हैं, तो फिर शनि अपने भाव को बचाए रखेंगे, लेकिन इन बिटवीन माहौल कौन बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, वो केतु के पास है। केतु घर के माहौल में पूरी तरह से निर्लिप्तता लाते हैं, निर्लिप्त रहेगा वो। पिता अच्छे होंगे अगर शनि बली है, और मकर के कारण स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन भी होता है, लेकिन केतु का मतलब पिता और जातक में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना होना। कोई जंग की बात नहीं हो रही, कोई लड़ाई की बात नहीं हो रही, क्योंकि केतु तो सेपरेट होता है चुपचाप। इस अंग में कहीं ना कहीं परेशानी भी हो सकती है। ये अंग किसको रिप्रेजेंट करता है? जंघा वाला पार्ट, जांग वाला पार्ट, कहीं ना कहीं केतु उसमें हल्की फुल्की बीमारी रहेगा। अगर शनि कमज़ोर हो जाते तो फिर ये बीमारी बड़ा रूप ले सकती है, और अगर शनि मजबूत अवस्था में तो हल्की फुल्का दर्द रहना जांग में, जांग का ऊपरी हिस्सा जो जॉइंट है उसमें पेन रहना, केतु की दशांतर दशा में जांग वाले हिस्से में चोट लगना, इस प्रकार की संभावना, या उस हिस्से में गांठें, कोई फुंसी, फोड़ा, ये सब चीजें केतु के कारण होती दिखाई देती हैं। भाग्य को लेकर बात करते तो शनि तय करेगा कि ये व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं है। कहते हैं शनि तो बहुत मजबूत अवस्था में, लेकिन फिर भी उसको कभी अपने भाग्य का सही अनुमान, सही अंदाजा, सही विश्वास नहीं मिल पाया। कारण कि केतु इस मामले में बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है। क्लियर हो गया? तो उस नेगेटिविटी की बात की जा रही है। और अगर शनि बहुत मजबूत अवस्था में तो बॉदर नहीं करता है, बट उसके बावजूद भी भाग्य अंततोगत्वा उसका साथ दे देता है। यानी केतु यहां अच्छे फल देते नहीं दिखाई दे रहे हैं अकेले। क्लियर हो गया? और जहां तक बात करता है धर्म को लेकर, तो व्यक्ति आपको धर्म के प्रति उदासीन मान सकते हैं। कहता है यार ये धर्म का इसका क्या रवैया है, उदासीन रहता है। आपने अपने कुछ, हालांकि केतु प्राइमरी एजेंडा वही रहेगा इसका, त्याग। तो आपकी जो मनोवृत्ति आपने एक्वायर की है, ईश्वर को जांचने की मनोवृत्ति आपकी वही रहती है, मतलब केतु का एजेंडा वही है। लेकिन जो स्वरूप फिलहाल समाज में निखर कर आ रहा है वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो कह रही है कि भाई ये तो धर्म को मानने ही नहीं वाला है। हमने बोला है कि भाई इस ईश्वर की ऐसे पूजा करनी चाहिए, ये पता नहीं किस ईश्वर की बात करता है। तो उस धार्मिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती दिख रही है यहां पर। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के, और जहां तक बात करते हैं बड़ी यात्राएं मटेरियल गेन के लिए ज्यादा सुख देने वाली नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी बड़ी यात्रा करती है तो लीड किसी और को करना चाहिए। इन व्यक्तियों को कभी भी लीड नहीं करना चाहिए। बड़ी यात्राएं, कोई भी जर्नी हो तो ये अपने आप को सेकेंडरी माने, प्राइमरी लीड किसी और को दें। नहीं तो ये लंबी यात्राओं के लिए देखो, आसपास में घूमना फिरना, अपने शहर में खूब ज़्यादा घूमना, वो हम तृतीय भाव से अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन अगर हम लंबी यात्रा करते हैं, वहाँ कुछ नुकसान, वहाँ कुछ भूल कर आ गए, अपना सामान वहीं रह गया, ये इस प्रकार के बात में दिखाई देता है कि भाई आप इस अवस्था में अपना कुछ बहुमूल्य सामान छोड़ सकते हैं। यात्राओं से, बड़ी यात्राओं से नुकसान हो सकता है। दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5 केतु यहां बैठकर लग्न में दृष्टि बनाए हुए हैं। अगर शुक्र मजबूत अवस्था में है तो निश्चित रूप से लग्नाधिपति मजबूत हो गए हैं, तो आपको एक तो शुक्र के बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी वो मिलेंगी। शुक्र एक्सेल्ड करके यहां बैठ जाएगा, मटीरियल गेन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन केतु की ये दृष्टि कभी भी उनमें लिप्त ना होने की बात करता है। केतु का मन मस्तिष्क में जब प्रभाव पड़ता है तो एक तो वो सिंपल प्लानिंग की बात करता है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी उसको नहीं आती है, ना वो करता है ना उसको आती है। क्लियर हो? अब आप, कई लोग इसको बुरा मानते हैं, कई लोग इसको अच्छा भी मान सकते हैं। अब बुरा क्यों भाई? अगर आपके सामने कोई ऐसा डिप्लोमेट या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपसे कुछ चीज़ें उगलवाना चाहता है, अब राष्ट्र हित में आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, आपने बोल दी,
इस मामले में केतु जबरदस्त डिप्लोमैट है, सॉरी राहु जबरदस्त डिप्लोमैट है। केतु उससे एकदम विपरीत स्वभाव रखता है राहु से। तो मस्तिष्क में राहु का स्वभाव षड्यंत्र रचाना, षड्यंत्रों से बचाना, इन सबों में पारंगत है राहु। ऐसे लोगों को आप बनाओ प्लानिंग बनाने के लिए, भाई आप करो लीड। देखो राहु सारे प्लानिंग से आपको षड्यंत्रों से निकलवा लेगा। केतु को आप बना दो लीड करने वाला, केतु तो प्लान में फंस जाएगा। इस मामले में ये कमजोरी आती है इसमें। फिर इसमें 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8, 9, 9वीं दृष्टि से ये कहीं ना कहीं पंचम भाव में प्रभाव का अर्थ ये तो होता है कि ड्यूरिंग, देखिए एडमिशन वगैरह में आपको समस्याएं निश्चित रूप से आई हैं। जो भी आप एडमिशन लेना चाहते, जिस ब्रांच में एडमिशन लेना, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, बुध अगर बहुत मजबूत अवस्था में एक्सेल करके यहां बैठ गया, एडमिशन तो मिला आपको, लेकिन काफी ज्यादा चेंजेस के बाद गुप्त रूप से षड्यंत्र रचाना, गुप्त रूप से परेशान करना। लेकिन केतु का ये एक फायदा भी होता है पंचम भाव में, क्योंकि जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो ज्यादा ध्यान भटकना, राहु यहां ध्यान भटका देगा। आप कभी भी मन लगाकर पढ़ ही नहीं पाते हैं। अगर राहु कहीं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना ले दूसरे प्लैनेट का, डिशुम डिशुम करें, व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि वो तो रियलिटी नहीं है, वो तो इल्यूजन है, और वो रियलिटी की बात करता है। तो मटेरियल गेन ना भी हो तभी भी वो एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा लर्नर होता है। उसको समाज में सीखने का अच्छा समय देता है केतु कि भाई तू ज्यादा बॉदर मत कर, समाज का अध्ययन कर, अध्ययनशीलता लाता है केतु। नेगेटिव पॉइंट और क्या हो सकता है? अपनी संतानों को लेकर उदासीन होना। बुध का और केतु का रवैया आपको पता है, वैसे भी थर्ड जेंडर की बात करते तो कई दफा संतान पक्ष भी जो जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, जिसमें जेंडर डिसाइड नहीं होता है, उस दोष से पीड़ित हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम या क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, जिसमें दिखने में कोई पुरुष दिखता है लेकिन उसके अंदर प्रजनन शक्ति नहीं होती है। टर्नर में कोई दिखती महिला है लेकिन महिला अपनी प्रजनन शक्ति खो देती है। इस प्रकार की ग्रसित बीमारियों से भी प्रभावित हो सकता है अगर केतु यहाँ बैठा है। और आपको पता है केतु बैठा नहीं है, दृष्टि डाल रहा है, और बुध बहुत कम मजबूती में। देखिए बुध की कमजोरी है उसके ज्यादा डिग्री बढ़ने पर। क्लियर हो गया? क्योंकि इस राशि में बुध उच्च के होते हैं कम डिग्री में, ज्यादा डिग्री नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर बुध आपके 6 डिग्री 7 डिग्री बहुत बली होंगे, इस कंडीशन में केतु का प्रभाव ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर बुध कहीं कमजोर अवस्था में है तो फिर बुध और केतु का मिलन कहीं ना कहीं हमारे संतानों में इस प्रकार की सिंड्रोम पैदा कर सकता है। क्लियर हो गया? या जातक की स्वयं की इच्छा नहीं होती कि मैं आगे मेरी संतानें हों, इस प्रकार की मनोवृत्ति भी कई व्यक्तियों में देखने में आती। केतु उन चीजों से दूर कर देता है, क्या करना है संतान करके। यूरोपियन माइंडसेट तो आपको पता ही है, उनकी एक विचारधारा, एक कोटेशन मैंने पढ़ा था प्लेटो का, कि भाई संतान सुख में बाधक है, इसीलिए संतान या तो कम करें या ना करें। बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं प्लेटो। और अब इंडियन मेंटालिटी में भी इस प्रकार की विचारधारा एंटर कर गई है। कई लोग कहते हैं भाई संतान हमारे शारीरिक सुख में बाधा है, इसलिए संतान ना करें। तो ये वाली जो विचारधारा है ये भी कई दफा केतु के कारण देखी जाती है। केतु बहुत बली अवस्था में, घर का मालिक कमजोर है तो संतान विहीन भी कर देता है। लेकिन एक तो होता है आदमी का रोना, चिल्लाना, तड़पना, इस भाव को लेकर जंग लड़ना, ये सब राहु। लेकिन चुपचाप उस डिसएग्रीमेंट को स्वीकार कर लेना। आप एग्री नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हमारा ईश्वर हमसे इस मामले में नाराजगी दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको स्वीकार करते हैं। ये केतु के कारण होता है। तो बहुत फर्क है राहु का डिसएग्री होना और केतु का किसी डिसएग्रीमेंट पर मोहर लगाना। राहु डिसएग्रीमेंट देगा लड़ाई के बाद, केतु डिसएग्रीमेंट उसको पोलाइटली
हैंडल करता है। तो कुल मिला के केतु का यहाँ फल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। सांसारिक विषयों के लिए लोक का भी अच्छा होना ज़रूरी है। खाली मान लें कि भाई परलोक ही अच्छा होगा, लौकिक सारे सुखों को हम त्याग दें, वो भी नहीं। भगवान शंकर साफ साफ कहते हैं कि भाई संसार आपको मिला है, आपके ज्ञान इंद्रियां चक्षु त्वचा मिले हैं, उनका उपभोग करें आप संसार का, लेकिन कभी भी इन भोगों में लिप्त ना हो। तो ये एक कमाल की विचारधारा, इसी की पुष्टि भगवत गीता भी करती है। आपको कर्म सभी करने हैं। भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ठीक है मैं सन्यासी बन जाता हूं, भगवान कह रहे हैं नहीं, करना तुझे कर्म पड़ेगा लेकिन लिप्त नहीं होना है। ये जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका है। इस लोक में भी जय रहो और परलोक में भी जय रहो। इस लोक को भी जीतो और परलोक को भी जीतो। और जय का एक ही तरीका है, तपस्या, तप। और मैंने आपको बताया बार बार, सारी तपस्याएं कहां से निकलती हैं? सप्तम और अष्टम भाव से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।